नमस्कार, मैं हूं साहिल। आप देख रहे हैं डिस्कवर राजस्थान। राजस्थान से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डिस्कवर राजस्थान। तो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। जो राजस्थान का इतिहास का टॉपिक है उसके अंदर हमने बीकानेर के राठौड़ वंश, मतलब एक प्रकार से जो मुख्य राठौड़ वंश है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा ऐसे तो और भी है किशनगढ़ के राठौड़, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन पुटअप नहीं होता और लेंथी भी है और कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट उसमें मुख्य वंश दे रखे हैं तो वही हम पढ़ेंगे। तो अब जो आ रहा है कछवाहा वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो आमेर के कछवाहा भी जिन्हें कहते हैं। जब देखो हम आमेर के कछवाहा वंश के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये उत्पत्ति का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, आपको स्टोरी पता होनी चाहिए अच्छे से। तो ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि कछवाहा वंश है, ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कछवाहा वंश की उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से ये मानते हैं अपनी उत्पत्ति। ठीक है, अब और जो जैसे सूर्यमल मिश्र है उनका अलग मत था, डॉक्टर हीराचंद ओझा है उनका अलग मत था। ओझा जी ऐसे कहते हैं कि इनका मूल पुरुष है वो कछवाहा था। ठीक है, ऐसे कहते हैं। और अब हम मेन इतिहास पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इनका राज्य स्थापित कैसे होता है। देखो आमेर और जयपुर का जो एरिया है ना, आमेर जयपुर दौसा, यहाँ पे पहले था मीणाओं का अधिकार। ठीक है, और इसके सबसे पहले, और इस प्रदेश को ढूंढाड़ प्रदेश भी कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो बोली बोली जाती है वो है ढूंढाड़ी। तो इस एरिया में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। ये भी ढूंढाड़ी बोली का भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए मीणों व बड़गुजरों का इसके संघर्ष का सामना करना पड़ा था शुरू में। ठीक है, मीणा व बड़गुजरों को हराया था इन्होंने। और सबसे पहले जो इन्होंने राजधानी बनाई ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। जब ये अपनी राजधानी बनाते हैं सबसे पहले, तो ये इनकी प्रथम राजधानी होती है दौसा। तो आमेर के कछवाहा हैं उनकी प्रथम राजधानी दौसा थी। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, ये बड़ा पॉइंट। और एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनकी कुल देवी पूछी जाती है, तो इनकी कुल देवी है जमुवाय माता। कौन सी? जमुवाय माता। और इनकी आराध्य देवी कौन सी है? शिला देवी। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि शिला देवी की मूर्ति वो कहाँ से लाए, जब इनके शासकों के बारे में हम बात करेंगे। मान सिंह लाए थे शिला देवी की मूर्ति और आमेर में स्थापित करवाया था बिया, बंगाल से लाए थे। ठीक है, अब क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया पहले, प्रथम राजधानी इनकी दौसा थी। और चौहानों के, कोई कहता है इन्हें सामंत बताया जाता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि स्थापना किसने की कछवाहा वंश की। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दुल्ले राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया। तो दुल्ले राय है ना, ये कछवाहा वंश के संस्थापक है। इंपॉर्टेंट ये बात है, बस इतनी। आपसे पूछा जाएगा कछवाहा राजवंश के संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए दुल्ले राय या तेजकर्ण भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, 1137 में इन्होंने बड़गुजरों को परास्त किया था। कब? 1137। अब इसके बाद बात आती है, अब दुल्हे राय इसके बाद क्या करता है, जमवा रामगढ़ में भी मीणों को परास्त कर अपनी राजधानी बनाया दुल्हे राय ने। ठीक है, और आमेर प्रशस्ति में आमेर के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया। रघुवंश तिलक क्यों कहा गया? क्योंकि ये राम के बेटे कुश के वंशज बताए जाते हैं, इसलिए इन्हें रघुवंश तिलक कहा गया है। ठीक, ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रघुवंश तिलक कहाँ के शासकों को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कोकिल देव की, जो दुल्हे राय के बाद आता है। प्रमुख शासक वो है कोकिल देव। 1257 विक्रमी संवत में ये मीणाओं को परास्त कर आमेर को अपनी राजधानी बनाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, जो याद रखनी है, क्योंकि राजधानी उसके बाद ही रही थी आमेर ही। ठीक है, तो जो आमेर को राजधानी कौन बनाता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बार बार पूछा गया है कि आमेर को राजधानी बनाता है कोकिल देव। ठीक है, आमेर को राजधानी कौन बना रहा है यहाँ पे? कोकिल देव।
और इसके समय यादवों से मेड़ व बैराट भी जीतते थे, ये एरिया है। और बैराट में बैराट सभ्यता भी पाई जाती है, जहाँ पे भगवान महावीर या बुद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं। अब क्या है कि इसी वंश से ना दो अन्य शाखाएं निकली थी, नरु से नरुका और शेखा से शेखावत। ठीक है, ये इसी वंश से निकली है, कछवाहा वंश से, ये बताया गया है। अब कछवाहा वंश के शासक राजदेव है एक, आमेर में प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण करवाता है राजदेव। ठीक है, और इसमें एक छतरी बनी है कदमी महलों में। अब कदमी महलों का निर्माण कौन कराता है आमेर में? राजदेव करवाता है। और यहाँ पे जो छतरी बनी है ना, वहाँ पे कछवाहा के शासकों का होता था राज तिलक। जब भी कोई नया शासक बनता था वहीं उसका राज तिलक होता था। ठीक है, इसके बाद जो इसके प्रमुख शासक आते हैं, पंचन देव इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो मैं बताता जाऊंगा आपको। इसके बाद जो शासक हुए थे वो मल्य सिंह हैं, बिजल देव, ये देखो मल्य सिंह हैं, बिजल देव, राजदेव, किलहण, कुंतल, जूण सिंह, उदयकरण, नरसिंह है, बनवीर, उदरण, चंद्रसेन। ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको क्रम मालूम ले, क्रम आप याद मत रखना कि मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखा कि आपको ऐसा लगेगा कि डायरेक्ट बता रहे हैं सीधा ही। ठीक है, अब पता तो होना चाहिए ना कि कौन किसका बाप था। अब चंद्रसेन का उत्तराधिकारी, अब जो चंद्रसेन हुआ ना, इसका उत्तराधिकारी था पृथ्वीराज 1527 में, जो खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, खानवा के युद्ध के बारे में हमने पढ़ा था मेवाड़ में। ठीक है, अब 1527 ईस्वी में पृथ्वीराज मारा जाता है। तो इसके बाद पृथ्वीराज का जो छोटा पुत्र है पूर्णमल, ये शासक बनता है। अब जो इसकी माता है ना, वो बीकानेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री थी। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है शासक, आप मत याद रखना इसको, पूर्णमल को इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। इसके बाद जो बीरमदेव का शासनकाल आता है 1534 से 1537 तक। ठीक है, पूर्णमल की शिखरगढ़ के युद्ध में मृत्यु के बाद ये भीमदेव गद्दी पे बैठता है। ये थोड़े ही बहुत कम साल तक रहता है, ये भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है रतन सिंह। अब रतन सिंह का जो शासनकाल रहता है वो है 1537 से 48 के बीच में रहता है, 1537 से 1548 ईस्वी तक। ये शेरशाह की अधीनता स्वीकार की रतन सिंह ने। ठीक है, और शासन के सभी कार्य ना तेजसी राय मल्होत्र संभालता था। और ये क्या है कि ऐसा शासक माना जाता है जो मतलब कमज़ोर शासक में रतन सिंह को गिना जाता था। इसका छोटा भाई था आस्करण, अंत में इसने इसको जहर दे के मारा था और खुद गद्दी पे बैठा था। लेकिन आस्करण को भी भारमल ने हटा दिया था, अपने पद से पदच्युत कर दिया। अब बात आती है भारमल की। ठीक है, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ चालू होती है आमेर के कछवाहा वंश में। इससे ऊपर जो मैंने बताया था वो आपको याद रखना है, दुल्ले राय कोकिल देव के बारे में। ठीक है, दुल्ले राय क्योंकि आमेर वंश का संस्थापक है तो उसका नाम याद रखना जरूरी है आपके लिए। और आमेर को राजधानी किसने बनाया ये भी मैंने आपको बताया, वो याद रखना ज़रूरी है। अब जो इम्पोर्टेंट शासक आता है यहाँ से स्टार्ट होते हैं भारमल से। तो भारमल का जो शासनकाल है ना वो रहता है 1548 से 1574 ईस्वी तक, बहुत ही लंबा शासनकाल रहता है। अब जो राजपूत शासक की बात करते हैं तो भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक था। ठीक है, और इसके अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया, तो भारमल ने अपनी पुत्री, भारमल की पुत्री थी जिसका नाम था हरकूबाई भी कहते हैं, इसे शाही बाई या मानमती भी कहते हैं। इसने अपना पुत्री का विवाह किया था अकबर से, और इनसे इनको पुत्र की प्राप्ति होती है, वो है जहांगीर, जो आगे शासक बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि अकबर द्वारा है ना, अकबर द्वारा भारमल को दी जाती है उपाधियाँ, कौन सी? उल उमरा, मीर सामी, अमीर उल उमरा और मीर सामी की उपाधि दी जाती है। बस इसमें ये इतना ही है जो है भारमल। इसके बाद जो शासक आता है वो आता है भगवंत दास। देखो भगवंत दास का शासनकाल रहता है 1574 ईस्वी से लेके 1589 ईस्वी तक। ठीक है, अब अकबर द्वारा इसे 5000 का मनसब दिया जाता है और ये अमीर उल उमरा की पदवी भी दी जाती है। अब क्या होता है कि ये तो बचपन से ही मुगल सेवा में था, कुंवर व शासक दोनों रूप में मुगल सेवा में रहा था, क्योंकि उसने अपने दोनों पुत्रों को भारमल ने अधीनता स्वीकार करवा दी थी। ठीक है, भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह सहित अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी सांबर में। ठीक है, सांबर में इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी।
और भगवंत दास क्या है कि प्रताप को समझाने थर्ड शिष्टमंडल में भी जाता है, ठीक है, जो हमने पढ़े थे जम्मा भट्टो, ठीक है, जो प्रताप को समझाने जाते हैं। ये जलाल खां है, फिर मान सिंह है, फिर ईमान सिंह आगे आएगा, ये भगवंत दास जाता है, फिर टोडरमल, ठीक है। ये प्रताप को समझाने जाते हैं कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन प्रताप ऐसा नहीं करता है। अब क्या है कि एक इम्पोर्टेंट घटना और आती है भगवंत दास के समय। वो ये आती है कि भगवंत दास के कहने पे ही दादू दयाल है ना अकबर से मिले थे फतेहपुर सीकरी में, और अकबर यहाँ खुद मिलने आया था, दादू दयाल नहीं गए इनके पास। अकबर खुद फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल से मिलने आया था। ये बात इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रताप को समझाने भेजा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें आप कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है भगवंत दास की जब हम बात करेंगे तो। अब भगवंत दास की पुत्री है, ये भी अपनी पुत्री का विवाह, मानबाई इसकी पुत्री का नाम है मानबाई, ठीक है। ये अपनी पुत्री का विवाह करता है जहांगीर के साथ। इनसे जो पुत्र होता है वो है खुसरो। अब क्या होता है, घटना होती है कि ये मानबाई 1604 ईस्वी में आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि खुसरो का जो खुसरो था वो पितृद्रोही व्यवहार के कारण, ठीक है। और 1589 में जो शासक है भगवंत दास, इसकी मृत्यु हो जाती है अंत में। अब हम पढ़ेंगे मान सिंह के बारे में। मान सिंह में आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा मान सिंह के बारे में, ठीक है, क्योंकि मान सिंह के समय बहुत मुख्य घटनाएं हुई थी। अब मान सिंह का जो शासनकाल आता है ना, एक सेकंड, मान सिंह का जो शासनकाल है वो आता है 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक, ठीक है। 1589 से 1614 ईस्वी तक। देखो ये बचपन में ही, देखो मैंने आपको बताया था कि मुगल सेवा में लग गया था, क्योंकि इसके जो दादाजी थे, उन्होंने अपने एक तो बेटे और अपने पुत्र को अधीनता स्वीकार करवा दी थी। अब 1562 से ये मुगल सेवा में लगा ही हुआ था, ठीक है। 89 में ये शासक बना। 1562 से पहले भी ये अभियानों में बहुत जा चुका था इधर उधर, वो भी हम इसके अंदर ही देखेंगे, ठीक है। अब 1562 में अकबर व जहांगीर, दो मुगल सम्राटों की इसने सेवा की, ठीक है, मान सिंह ने। और मान सिंह को उपाधि दी गई थी अकबर द्वारा। तो मान सिंह को ये फरजंद की उपाधि, फरजंद का मतलब होता है बेटे की उपाधि, फरजंद की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी, किसको, मान सिंह को, ठीक है। अब क्या होता है कि 1569 में सुरजनहाड़ा को ये मुगल अधीनता स्वीकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आप बात याद मत रखना भलाई, कोई ज़रूरी नहीं है, ये जो अभियान से है ना इनको याद रखना जरूरी नहीं है। एक तो ये उपाधि याद रखनी जरूरी है, फरजंद की उपाधि किसको दी गई, अकबर द्वारा मान सिंह, ठीक है, ये याद रखना जरूरी है। अब 1573 ईस्वी में मान सिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेके जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ा भी था, तो ये याद रखना आपको जरूरी है। अब 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध का अकबर की ओर से नेतृत्व करता है मान सिंह। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट में आते हैं। जब हम हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है वो चेतक है, वो इसके हाथी के मतलब मस्तक पर चढ़ जाता है, और महाराणा प्रताप जो वार करते हैं तो ये अपनी जान बचाकर मान सिंह वहाँ से भागता है, ठीक है। और इसका जो हाथी को चलाने वाला होता है वो मारा जाता है। अब 1592 ईस्वी में पहली बार उड़ीसा जीतकर मुगल साम्राज्य का अंग बनाया, मतलब उड़ीसा को जीतकर इसने मुगल साम्राज्य का 1592 में अंग बनाया था। अब बात आती है जो राज्याभिषेक है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाली एग्जाम में आ चुकी है। देखो 1589 ईस्वी में मान सिंह का प्रथम राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, ठीक है, ठीक है। ऐसा शासक भी पूछा जा सकता है, आमेर का कौन सा है जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ, तो वो है मान सिंह। और विधिवत रूप से अगर राज्य अभिषेक की हम बात करें तो वो 1590 में आमेर में हुआ था। अब मान सिंह बहुत अभियानों पे गया था, वो अभियान अपने को याद रखने जरूरी नहीं है। देखो मान सिंह काबुल, बंगाल, बिहार आदि के सूबेदार के रूप में भी इसने कार्य किया था, और काबुल में रोशनाइयों के विद्रोह का इसने दमन किया था, ठीक है। और बिहार में इसने एक मानपुर नामक कस्बा बसाया, और बंगाल में अकबरपुर नामक कस्बा बसाया था। अब इसके बाद रोहतासगढ़ बिहार में सुंदर महलों का इसने निर्माण करवाया, वहाँ पे रहा था, तो ठीक है। अब क्या होता है, मुख्य घटना जो आपको याद रखनी है वो इम्पोर्टेंट है। देखो जी, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से ये लाता है शिला देवी की मूर्ति जो स्थापित है आमेर में।
आमेर का शासक है मान सिंह, बंगाल का है केदारनाथ। ये परास्त कर देता है केदारनाथ को और वहाँ से लाता है शिला देवी की मूर्ति और लाकर प्रतिष्ठित करवा देता है आमेर में। तो शिला देवी है वो आमेर के कछवाहा वंश की है आराध्य देवी। अब देखो जो मान सिंह के पुत्र हैं तीनों पुत्र वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जगत सिंह, हिम्मत सिंह, सुरजन सिंह, किसमें? ये केदार के विरुद्ध अभियान जो हुआ था बंगाल में उसमें। अब इनकी रानी है एक कनकावती, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जगत शिरोमणि मंदिर, पहली बात तो ऐसे पूछा जाता है कि जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पे है? आमेर में है। किसने बनवाया? मान सिंह की रानी कंकावती या कनकावती जो भी है, इन्होंने बनवाया था। पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में बनाया। ये श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर है ये, ठीक है। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? मान सिंह की रानी के द्वारा करवाया गया था। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो आमेर में है वो जगत शिरोमणि मंदिर है। मंदिरों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो भी अच्छे से इसको डिटेल से हम करेंगे। अभी हम जो मुख्य युद्ध वगैरह जो यहाँ पे चलते हैं उनके बारे में देखेंगे। अब जो आमेर के शासकों की आराध्य देवी हम बार बार पढ़ रहे थे, तो वो शिला देवी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्या है कि ये 1607 तक तो बंगाल का सूबेदार रहा था और 1607 में फिर जहांगीर जो शासक बन गया था उसके बाद में, तब जहांगीर इसको दक्षिण अभियानों में भेजा और 1614 में इसकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, मृत्यु अपने को याद नहीं रखनी कब होती है कब नहीं होती, लेकिन इसकी छतरी आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मान सिंह की जो छतरी है ना वो हाड़ीपुरा आमेर में है। अब इसके समय जो दरबारी विद्वान होते हैं, जो दरबारी विद्वान वो सभी शासकों के समय के इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखे, ठीक है, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, ये रिवीजन से आपको याद होंगे। जगन्नाथ ने जो लिखा है वो है मान सिंह कीर्ति मुक्तावली, जगन्नाथ ने। और इसके समय जो दरबारी विद्वान था मुरारी दास, इसने लिखा है मान प्रकाश, ठीक है, मान प्रकाश। अब इसके समय एक और दरबारी विद्वान आता है मान सिंह के समय, जिसका नाम है पुंडरिक विट्ठल, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप लिख लो अलग से। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो वो है पुंडरिक विट्ठल। देखो पुंडरिक विट्ठल के द्वारा क्या लिखा गया? राग राग लगाओ एक तो, राग माला, राग मंजरी, नर्तन निर्णय, व राग चंद्रोद, ठीक है, ये ग्रंथ इसके द्वारा लिखे गए, ये आपको याद रखने हैं। देखो अब जो अगला शासक आता है वो है मिर्जा राजा जयसिंह। कौन आता है? मिर्जा राजा जयसिंह। देखो मिर्जा राजा जयसिंह है, इसका शासनकाल रहता है 1621 से 1667 ईस्वी तक, ठीक है। अब ये जो इसे मिर्जा राजा की उपाधि कौन देता है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। देखो 10, एक तो ये बात है कि ये 10 वर्ष की आयु में शासक बन जाता है आमेर का, और 3 मुगल सम्राटों की सेवा में रहने का इसे अवसर मिलता है। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, 3 मुगल सम्राटों की ये सेवा करता है। और मिर्जा राजा की पदवी जो दी जाती है इसे दी जाती है शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि इसे मिर्जा राजा की पदवी कौन दी, किसने दी? शाहजहां ने दी थी। अब ये बहुत ही मतलब शासक ये मुगलों की तरफ से लड़ा, लेकिन जो मिर्जा राजा जयसिंह है बहुत ही प्रतापी शासकों में आता है। इसकी क्योंकि दूरदर्शिता और शक्ति प्रकोष्ठ की चर्चा होती है इतिहास में, और वीरता का भी इसने बहुत बार परिणाम दिया है अपने। तो क्योंकि इसने शिवाजी को भी संधि करने पे मजबूर कर दिया था, देख लो इतना प्रतापी शासक था ये। तो पुरंदर की संधि हुई जय सिंह व शिवाजी के मध्य, ठीक है, 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि, तो ये आपको पता होना चाहिए। पुरंदर की संधि करवाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो मिर्जा राजा जय सिंह ने निभाई थी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अब जो बात आती है कि निर्माण कार्य क्या करवाया था इसने, इसने केसर क्यारी, दीवाने आम, दीवाने खास और जयगढ़ दुर्ग। मिर्जा राजा जय सिंह तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण, तो जयगढ़ दुर्ग ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। और इन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञाता व विद्वानों का सम्मान करने वाला भी कहा जाता था, ठीक है। इनके समय एक ही था दरबारी कवि, वो था बिहारी, जिसने लिखा था बिहार सत्सई। ये बताया जाता है कि इसके एक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा देता था, एक
दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा। तो हमने मिर्जा राजा जय सिंह तक कवर कर लिया। इसके बाद के जो शासक हैं, ठीक है, जय सिंह, सवाई जय सिंह, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान। ठीक है।